नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हम लोग जो है ना पॉलिटी सीरीज के पार्ट 6 में हम लोग आज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो कि यूनियन का, इसके अपॉइंटमेंट, इसके टेन्योर, इसके ओथ, इसके सैलरीज एंड अलाउंसेस, सारे कुछ इसमें सम्मिलित है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी जो हमारा आर्टिकल 74 ये बताता है कि एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, कोई भी चीज चाहे किसी भी तरह का फैसला हो वो काउंसिल प्रेसिडेंट तभी लेगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के बाद ही। ठीक है। तो हम बात करेंगे, पहले तो देखेंगे उसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। और यूनियन के बाद हम लोग जब स्टेट में पढ़ेंगे तो स्टेट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एक बड़ा पार्ट है। ठीक है। और लगभग हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ सर्टेन नंबर उसका फिक्स नहीं है कि कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए और कितने मिनिस्टर्स की जरूरत है। ठीक है। ये सब मेंशन नहीं किया गया है। हम लोगों ने 91st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हम लोग अमेंडमेंट करके लाया था कि 50% से ज्यादा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होना चाहिए। अभी तत्काल में आप लोग देखते हो कि अबाउट 70, ठीक है, 70 के आसपास हमारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स अबाउट में 30, मतलब 30 कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है। तो हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलके ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। एक बड़ी बड़ी है, लार्ज बड़ी है, लेकिन सारे मेन फैसले जो लिए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, न कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो लीडिंग रोल करता है, जो हमारा हेड होता है, वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे सबसे बड़े रोल पे, जैसे हमारा हेड होता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, वही फिर जाके एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को किसी भी तरह का फैसला। प्रेसिडेंट एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। पीएम अगर एडवाइस देता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, उसके उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडवाइस देना। ठीक है। उसके आधार पे प्रेसिडेंट अपना कार्य कार्य मतलब किसी भी तरह का फैसला लेता है। ठीक है। तो आप देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। तो फर्स्ट देखो हम लोग देखते हैं ना, एक जैसे हमारा सेंट्रल ऑफ पार्ट है। ठीक है। अब इसमें देखो कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, एक कैबिनेट भी है। तो कैबिनेट हम देखते हैं। ठीक है। कैबिनेट की बात करेंगे। फिर हम देखते हैं क्या, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है। स्टेट्स होते हैं सारे मिनिस्टर, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। ठीक है। इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स। ठीक है। अब देखो ये सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मिलके क्या बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बनेंगे, सारे ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर मिलके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। मिनिस्टर मिलके क्या बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ग्रुप ऑफ काउंसिल, ये सब ग्रुप मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम जब बात करते हैं ना काउंसिल मिनिस्टर की, तो देखो इसके सारे फैसले, जो भी प्रेसिडेंट किसी भी तरह का फैसला लेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी तरह का फैसला लेगा, वो किसके एड एंड एडवाइस पे, एड एंड एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसी भी तरह का फैसला, चाहे वो क्या बोलते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की, हम किसी किसी केस में करते हैं ना कि जैसे गवर्नर को कहते हैं कि प्रसाद प्रयत्न, जैसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के माध्यम से उसको जब चाहेगा तब हटा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेता है, उसके हेड या पीएम होते हैं, पीएम से सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है। तो किसी भी तरह का फैसला लेगा तो एडवाइस के द्वारा। अब देखो नेक्स्ट पीपीटी में ना हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या मेंशन है। ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक यूनियन लेवल पे होता है। ठीक है। जो कहां से लिया गया, ब्रिटिश पैटर्न। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें की डायरेक्ट भागीदारी किसकी होती है, जनता की, जैसे हम लोग की जिम्मेवारी होती है ना, तो उस सिस्टम को कहां से लिया गया, ब्रिटिश पैटर्न पे लिया गया, ब्रिटिश से हम लोग लिए थे। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय द पीएम। इसमें देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेडेड होता है, ना कि एडेड। ठीक है। हेडेड बाय
हेडेड या लीडेड बाय पीएम, ठीक है। हेडेड, सॉरी नहीं, हेडेड नहीं लिखना, हेडेड, हेडेड बाय पीएम, ठीक है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्या करता है, एक नाम मात्र का जो होता है ना प्रधान होता है, उसका क्या रोल है, सिर्फ साइन करना किसी भी चीज में, चाहे वो ओथ लेना, किसी भी तरह का दस्तावेज हो, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अदर कंट्री का भी कोई मैटर हो, उसमें सिर्फ साइन करने की भागीदारी। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव कोई भी फैसला लेगा ना वो पीएम लेगा, लेकिन लास्ट एसेंट जिसको कहते हैं कि प्रधान के रूप में साइन कर देता है लास्ट में। जैसे हमारे हम लोग समझते हैं ना कि हमारे पिताजी जब कोई भी फैसला लेते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग दादाजी से पूछ लेते हैं एक बार, तो नाम मात्र का प्रधान हम लोग दादाजी को मानते हैं, लेकिन सारे फैसले जो मेन फैसले होते हैं वो हमारे पापा लेते हैं। तो इस प्रकार से समझो कि जितने भी फैसले हैं वो पीएम लेगा, लेकिन लास्ट जो है ना पूछने की जिम्मेवारी किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति से हम लोग बिना मतलब साइन करवा के ना नाम मात्र का प्रधान बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 74 में, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, ये हम लोग पहले ही समझे थे कि एडवाइस किससे लेगा, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, उसका हेड ही होता है पीएम, ठीक है। देयर काउंसिल मिनिस्टर पीएम एट द हेड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, बात से में ठीक है, अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, किसी भी तरह का एक्ट लेगा ना प्रेसिडेंट, वो किसके एड एंड एडवाइस पे, उसके फंक्शन जो भी होंगे सब प्रेसिडेंट के, ठीक है। अब हम रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस, देखो जो भी फैसला लेगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको जुडिशियरी में जो होता है ना उसको हम नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो भी फैसला लेगा वो एक प्रकार से रियल एग्जीक्यूटिव है, जो भी फैसला लेगा, ऐसा कहा गया है कि जुडिशियल इम्यूनिटी दी गई है कि किसी भी तरह का मिनिस्टर का फैसला या एडवाइस वो कांट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, किसी भी तरह का, ठीक है। इससे क्या हमारा मेंटेन होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहता है, ठीक है। अब ये नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फैसला लिया उसको जाके हम लोग किसी कोर्ट में उस फैसले को रख दिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फैसला जनता का फैसला होता है, क्योंकि जितने भी एमपी एमएलए जो चुन के जाते हैं ना, स्टेट में एमएलए और सेंट्रल में एमपी, एमपी जो चुन के जाते हैं वो जनता के डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से चुन के जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका फैसला कभी भी कोर्ट में नहीं लिया जा सकता, उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट है, रूल ऑफ बिजनेस है, किसी भी तरह का जो भी है ना, वो अगर रूल ऑफ बिजनेस को अनफॉलो करता है तो उसमें किसके द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, स्पीकर के द्वारा। उसके हेड कौन होते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, फिर देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट दैट इज मैंडेटरी और नॉट, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो क्या एडवाइजरी मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर में क्या आता है कि फर्स्ट इंस्टेंस, कोई भी फैसला जब हमारा फर्स्ट इंस्टेंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी फैसला जैसे एडवाइस देता है ना, उसको फर्स्ट इंस्टेंस रिकंसिडरेशन के लिए हम किसके पास भेज सकते हैं, फिर से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकता है। फिर जब वो अगेन वो फैसला या उसी वही फैसला को अगेन भेजता है प्रेसिडेंट के पास, तो उसको कंपलसरी मैंडेटरी होता है, बाइंडिंग होता है कि वो उस फैसले को मानेगा ही मानेगा, ठीक है। तो बात ये होती है कि आप उस बात को नकार नहीं सकते। तो इससे क्या पता चलता है कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम। आप प्रेसिडेंट को फर्स्ट इंस्टेंस में वापस किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसको सेकेंड टाइम कभी भी उसको बाइंडिंग माना जाता है, ना कि नकार नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड, अब देखो आर्टिकल 75 में, अब देखो बहुत सारे हमारे अपॉइंटमेंट है, साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज भी जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन 91st में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शामिल किया गया है, ठीक है। मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 50% इंक्लूडिंग, देखो अब कह रहा है कि हमारा पीएम, पहला तो अपॉइंटमेंट और इलेक्टेड में अंतर है, ठीक है। इलेक्शन के माध्यम से जो अपॉइंट होते हैं ना उसको हम कहते हैं इलेक्टेड, ठीक है। और जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, जैसे प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट किया, ठीक है, या फिर गवर्नर ने किसी को अपॉइंट किया, वो अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से कोई आते हैं तो वो इलेक्टेड होते हैं, तो इसमें अपॉइंटेड। अब पीएम क्या होगा, जो मेजोरिटी में, जो लोकसभा में मेजोरिटी में होते हैं उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, पीएम को चुना जाता है अपने में से एक
किसी सदस्य को, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ठीक है। और एक बात सुन लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, तो चाहे वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, या फिर अदरवाइज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको क्या हुआ 6 मंथ के भीतर उसे किसी भी सदन का एक मेंबर होना पड़ता है, ठीक है, बनना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। 3 केसेस हैं, लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, या अदरवाइज अदर ऑप्शन में क्या है कि वो मेंबर्स बन सकता है 6 मंथ के लिए, ठीक है। अदरवाइज 6 मंथ के भीतर उसको क्या करना पड़ता है, किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हम समझते हैं। फिर चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फैक्शन। अब देखो कोई भी एमपी जो है ना डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, किस शेड्यूल के द्वारा, 10th शेड्यूल के द्वारा, ठीक है। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किसकी कैसे कैसे मानते हैं हम लोग, कोई भी देखो एंटी डिफेक्शन जो लाया गया ना वो हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को बचाने के लिए, ठीक है, कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा ना हो। कभी कभी होती है ना, सरकार चुन के आती है, हर हमेशा क्या करती है, डिस्क्वालीफाई होके एक मन करता है कभी उस पक्ष में चले जाए, किसी और में पार्टी चेंज करता रहता है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, इस प्रकार से एंटी डिफेक्शन उसी को रोकने के लिए लाया गया है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना हो, बार बार इलेक्शन का प्रोसेस ना चले, ठीक है, देश में। तो अब क्या 10th शेड्यूल में लिखा गया, 10th शेड्यूल में कहा गया कि आप किसी भी व्हिप को फॉलो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्हिप जैसे उसके डायरेक्शन होते हैं ना उसको फॉलो करना पड़ता है, सब पहली चीज। दूसरी चीज, नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के भीतर किसी एक पार्टी में जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी अदर पार्टी का मेंबर्स नहीं हो सकते चुनाव के बाद, ठीक है, इस बात को याद रखना है। 3 स्टेप्स है, ठीक है, इन तीनों के माध्यम से डिस्क्वालीफाई होते हैं कोई भी मेंबर्स। तो ध्यान रखना किसी भी एमपी के ऊपर ना वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है, ठीक है। हमारा 91st ये भी किसमें मेंशन हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। और देखो टोटल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, 50% से ज्यादा, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब देखो नेक्स्ट पीपीटी की हम बात करें, इसमें टेन्योर की बात करी गई, ठीक है, टेन्योर की बात की गई। अब इसमें कहा है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ। देखो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग कैसे नहीं मान सकते इसको, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अगर हम मानेंगे ना तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, इसमें एडवाइस टू द, एडवाइस लेता है, किसका एडवाइस लेता है, पीएम का। आप डायरेक्ट हटा नहीं सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को, ठीक है। आप तभी हटाएंगे किसी मिनिस्टर को जब पीएम एडवाइस करता है, ठीक है, या फिर इनकम्पिटेंट होता है ना, तो हर हमेशा उसको पीएम से एडवाइस लेना पड़ता है। पीएम के एडवाइस के आधार पे उसको चुनाव अपॉइंट भी किया जाता है, पीएम के एडवाइस के बाद भी उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसको नहीं बोल सकते, इसमें एडवाइस टू द, एडवाइस टू द, एडवाइस टू द पीएम, ठीक है, पीएम की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवारियां होती है कि आप लोकसभा में जब रहते हो ना तो एकजुटता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी एक प्रत्यक्ष जिम्मेवारी होती है। इफ द लोकसभा पासेस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट, अब क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर रहा है अपोजिशन पार्टी, तो उस केसेस में अगर मेजोरिटी आप नहीं दिखा रहे हैं सरकार की, ठीक है, तो उस केसेस में जब पीएम रिजाइन करेगा ना तो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ब खुद क्या होंगे, सारे रिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, आपकी मेजोरिटी की नहीं होती है सरकार, तो आप उस केसेस में सारे रिजाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर अब देखो नोट, इफ ए मेंबर इज मिनिस्टर दे कैन डिस्क्वालीफाई अंडर 10th शेड्यूल, दे विल नॉट मिनिस्टर। अब मिनिस्टर भी है ना, अगर एमपी नहीं है, एमपी कोई भी एमपी मिनिस्टर बन सकता है, अगर मिनिस्टर वो क्या होगा उसके ऊपर भी क्या लगेगा, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके द्वारा भी वो मिनिस्टर से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो पार्ट, अब देखो ओथ की बात करेंगे, ठीक है। ओथ में क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 3rd शेड्यूल में, आपने 3rd शेड्यूल में पढ़ा है ना कि पहला में क्या है, पहला शेड्यूल में क्या है, आपने देखा हुआ स्पोर्ट्स जैसे करके आता है ना, पहला में यूनियन एंड टेरिटरी की बात किया गया, फिर क्या किया गया पी में,
ऐसे इस प्रकार से ना वो थर्ड शेड्यूल में है, ठीक है। शेड्यूल का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, शेड्यूल अमेंडमेंट, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसके एक जो है ना पार्ट्स हम बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में। और मेंबरशिप इन पार्लियामेंट, अब मेंबरशिप की बात करते हैं ना, अब किसी का प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। इफ ही नोट ही मस्ट गेट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, और क्या कर रहा है कि चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, नॉमिनेटेड से कोई मतलब नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है, नॉमिनेटेड या इलेक्टेड किसी भी तरह का, किसी भी आइदर हाउस लोकसभा राज्यसभा का। देन 6 मंथ के भीतर अगर वो बन जाता है ना, 6 मंथ के भीतर उसको नॉमिनेटेड या इलेक्टेड के रूप में किसी भी सदन का पार्ट बनना पड़ता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अब कह रहा है कि अगर वो पार्ट नहीं होता है तो सीज किया जाता है मिनिस्टर का, ठीक है। अब सैलरी अलाउंसेस देखते हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। सैलरी, उसकी सैलरी, जो भी सैलरी मिलेगी, उसके जो हाउसिंग या फिर उसके जो खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंडिचर, सारे कहाँ से मिलेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, डिटरमाइन किए जाएंगे। चाहे आप जितना खर्च कर रहे हो, आपकी क्या सैलरी होनी चाहिए। और ध्यान रखना एक बात, सैलरी में कभी भी डिक्रीज डिमिनिश नहीं किया जा सकता, या अलाउंसेस में, ठीक है। किसी जब वो टर्म में जो हमारे लेटेस्ट प्रेसिडेंट जैसे अभी चल रहा है किसी का टर्म, उसको कभी भी कम नहीं कर सकते हम लोग, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान रखना। रूल्स ऑफ बिजनेस की बात करें ना, तो प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स, किसके, कॉन्वेंट ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, अब क्या करेगा, प्रेसिडेंट बनाएगा उसके रूल, ठीक है। और एलोकेशन ऑफ वर्क एमंग मिनिस्टर, क्या क्या वर्क होना चाहिए, कहाँ पे वर्क होना चाहिए। अब देखते हो ना, कभी कभी इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और ध्यान रखना एक बात को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे पीएम के साथ मीटिंग में नहीं जाते, ठीक है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आता है। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब इंपॉर्टेंट है, जो मेजर डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो सिर्फ क्या होते हैं, मीटिंग में भाग लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, उसके पीएम हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, तो पीएम के साथ वो मीटिंग करते हैं और जो भी फैसले लेते हैं वो सारे मिनिस्टर्स को मानने पड़ते हैं, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या फिर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो। ओथ के बारे में हम लोग देख लिया कि एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा सैलरी इसकी देख ली, पार्लियामेंट के द्वारा डिफाइंड होते हैं, रूल ऑफ बिजनेस को भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पीपीटी में ना हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज। अब ड्यूटीज पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें ना, तो यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख देंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या होना चाहिए ड्यूटी, एक तो कम्युनिकेट करेगा किससे, प्रेसिडेंट के सारे डिसीजन के, ठीक है। और काउंसिल मिनिस्टर के रूप में कौन करता है एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन अफेयर या लेजिस्लेटिव प्रपोजल, कोई भी तरह का फैसला हो ना, वो पीएम जाके बताएगा, ठीक है। किसी भी रिपोर्ट, किसी भी तरह का रिपोर्ट किसके पास सौंपेगा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब क्या करता है, फर्निश इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का, एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर रिलेटेड यूनियन अफेयर, किसी भी तरह का फैसला होगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के द्वारा, तो उस फैसले के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट कौन मांग सकता है, प्रेसिडेंट मांग सकता है। क्योंकि हमारे सबसे घर के हेड कौन होते हैं, दादाजी। दादाजी किससे मांगते हैं, मेरे पापा से। जैसे किसी के फादर से क्या होते हैं, दादाजी मांगते हैं ना रिपोर्ट, उसी प्रकार से प्रेसिडेंट क्या मांगता है, पीएम से रिपोर्ट मांगता है, ठीक है। अब कहता है सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर्स डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल मिनिस्टर बट नॉट येट कंसिडर्ड कलेक्टिवली, ठीक है। किसी भी तरह का सबमिट जो भी होगा ना, डिसाइड किया हुआ फैसला किसी भी तरह का इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि नोट में देखो, दिस इंश्योर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये क्या इंश्योर करता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हर तरह का काउंसिल में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को मजबूत करेगा। फिर क्या करेगा, प्रेसिडेंशियल अवेयरनेस, अब प्रेसिडेंट को भी अवेयर करेगा, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी उसकी एक जिम्मेवारी है, किसी भी तरह के फैसले को ना अपने